हेलो स्टूडेंट्स, वापस आज अपन एक और नए चैप्टर पे आ गए हैं। सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 अटेम्प्ट को टारगेट करते हुए ये वाला एक अपन वीडियो रिवीजन वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। चैप्टर 2 इक्वेशंस। अब ये चैप्टर 2 जो है इक्वेशंस, इसमें जो कंटेंट है मैं आप लोग को एक बार वापस बता दूं। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है 1 वेरिएबल इक्वेशन, 2 वेरिएबल इक्वेशन, 3 वेरिएबल इक्वेशन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रहता है जिससे क्वेश्चन बिल्कुल पक्का फिक्स है आएगा ये एग्जाम में, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा बहुत 10 क्लास में आप लोग पढ़े रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही है सिलेबस में हमारे। और द लास्ट इज़ द क्यूबिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके पास कंटेंट है इस चैप्टर में। 1 वेरिएबल इक्वेशन, 2 वेरिएबल इक्वेशन, 3 वेरिएबल इक्वेशन को पढ़ना है पहले, फिर क्वाड्रेटिशन पढ़ेंगे अपन और क्यूबिकल इक्वेशन पढ़ेंगे अपन। तो फिलहाल स्टूडेंट अपन इसमें आज कवर करते हैं कुछ क्वेश्चंस 1 वेरिएबल इक्वेशन के पहले कवर कर लेते हैं, और अपन अगेन आज के वीडियो में भी जो बेस लेके चलेंगे अपन ICAI का जो स्टडी मटेरियल है उसी को बेस लेके चलेंगे, और इस पर जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है हम उसको टारगेट करते हैं आज। क्योंकि अगर आप एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि हम लोग जो एक्सेल में रेगुलर क्लास लेते हैं उस रेगुलर क्लास में हम लोग 100% क्वेश्चन ICAI का स्टडी मटेरियल जो है कवर कर लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है मैं अभी आपको इस वीडियो में कवर करके दे रहा हूँ। साथ ही साथ कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी कवर करेंगे हम, बट फिलहाल टारगेट करते हैं 1 वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट। 1 वेरिएबल इक्वेशन किसको बोलते हैं? 1 वेरिएबल इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें केवल एक ही वेरिएबल होता है, x या y या जो भी नाम से उसको दिया जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई करूँगा अपने नाम को, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बोलेंगे अपन, क्योंकि 1 वेरिएबल इक्वेशन में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 1 वेरिएबल ही हो जाएगा, बट लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि x का जो पावर है 1 रहेगा। एक आध क्वेश्चन समझते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जांपल आपके ICAI का स्टडी मटेरियल। शुरुआत करते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखिए। x+2/3 प्लस x+3/2 इज इक्वल टू 3 लिखा है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि x+2 डिवाइड बाई 3 और x+3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 है। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक ही वेरिएबल है, x नज़र आ रहा है हर जगह पे, और x का पावर भी 1 है, x का कोई रूट नहीं है, x का पावर 2 नहीं है, x का पावर 3 नहीं है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसकी पहचान बड़े ध्यान से समझ जाइए। और स्टूडेंट अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ, एक शॉर्टकट भी लगाया जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन में एग्जाम में आंसर भी तो दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो हम जानते हैं कि आंसर आपको दिया जाएगा। सपोज x=1 दे दिया है, एक x=2 दे दिया है, एक ऑप्शन दे देगा x=3, एक ऑप्शन दे देगा x=0, ऐसे आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो आपके पास एक रास्ता ये है कि आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहें तो आप x की वैल्यू वहाँ ऊपर रख के भी देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको x का वैल्यू यहाँ पर रख के दूँ तो मैं आपको बता दूँ एक बार, चलो कि आप पहले अपन ऑप्शन ए रखते हैं। अब देखिए आपके दिमाग में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइन से ही आपको ऑप्शन रखना है। आपके दिमाग में आ सकता है कि पहले x की जगह 0 रख के देख लेते हैं। अगर x की जगह 0 रखने से LHS=RHS नहीं हुआ तो ऑप्शन गलत है। फिर अपन x की जगह पे 1 रख लेंगे, अगर गलत हुआ तो 2 रख लेंगे, अगर वो भी गलत हुआ तो 3 नहीं रखेंगे। 3 ऑप्शन गलत है तो बचा हुआ चौथा तो सही होगा ही। फिलहाल मैं x की जगह 1 रख के दिखा रहा हूँ आपको, तो ये 1+2 हो जाएगा। इस x की जगह पे 1 रखेंगे तो डिवाइड बाई 3, ये बनेगा 1 + 3 डिवाइड बाई 2। 1+2 होता है 3 तो ये बनेगा 3/3, और 1+3 होता है 4 तो ये बनेगा 4/2। अगर आप हिसाब लगाएं ढंग से तो 3/3 कितना होता है बोलो? 1, और 4/2 होता है 2, और 1 और 2 को ऐड करोगे तो मिल जाता है यहाँ पे 3। ठीक है, तो LHS=RHS आ गया, x=1 रखने से आ गया, तो आंसर x=1 है। बहुत ही सरल है। आप कहेंगे सर थोड़ा सॉल्व करके भी दिखा देते। मैं एक बात बोलूँ स्टूडेंट, कभी भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो ठीक है, क्यूरियोसिटी अच्छी बात है कि सर अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, क्यूरियोसिटी ठीक है यार कि चलो हमको उत्सुकता है, जानने की इच्छा है। बट एग्ज़ाम में हमेशा हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि हमारा समय भरपूर हमारा बिल्कुल बचे, हमारे समय की कमी ना पड़े। तो अप्रोच किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो रखिए जो आप जल्दी टाइम बचा के कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी हो जाएगा। हालांकि मैं एक आध क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, और एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा। उसके बाद आने वाले हर क्वेश्चन में जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा आप पहले वीडियो पॉज करेंगे, आप उसके बाद खुद से कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करें। आप सॉल्व करें चाहे ऑप्शन चेक करें, आपकी इच्छा है। एनीवे आपको आंसर जल्दी ढूंढना रहेगा। तो
एक आध क्वेश्चन, जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, चलो इसी को मैं एक काम करता हूँ यार, पहले ही क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर आपके दिमाग में आएगा कि आने वाले क्वेश्चन में क्या करना है वो आप जानो। देखो यहाँ लिखा है x+2 डिवाइड बाई 3 और प्लस एक लिखा हुआ है x+3 डिवाइड बाई 2, x+3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। अब इसमें क्या खास बात है, जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने आना चाहिए आपको। एक में 3 लिखा है, एक में 2 लिखा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो 6। अब एलसीएम जब 6 आएगा तो 6 को डिवाइड करोगे आप, इस 6 को डिवाइड करोगे किससे, 3 से। तो जब 6 को डिवाइड करोगे 3 से तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और जो 2 मिलेगा, जो बचेगा आप उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 जो बचेगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, x+2 के साथ। ये x+2 हो जाएगा, प्लस ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब 2 को डिवाइड करोगे 6 के साथ तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले x+3 के साथ, ठीक है। और राइट साइड में 3 है, ये तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप, ठीक। ये पहले तो मुझे लगता है समझ में आया, वो सबको एलसीएम भी करने आता है हालांकि, बट मैं फिर भी अपने तरफ से पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो देखो ये क्या बनेगा, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ बन जाएगा 2x, प्लस इसी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अब इस 2 के साथ तो बनेगा 4, फिर प्लस अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा x के साथ तो बन जाएगा 3 × x, प्लस इसी 3 को मल्टीप्लाई करूँगा इस वाले 3 के साथ, ये वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा 9 होल डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ये आ जाएगा आपके पास। तो पहले ये स्टेप तो मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ये आपको कंप्रेस करने आना चाहिए, ये 2x और ये 3x मिला दो तो कितना हो जाएगा, 2x और 3x मिला के 5x, प्लस ये वाला 4 और ये वाला 9 अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो मिलेगा 13 होल डिवाइड बाय 6 इक्वल टू हो जाएगा 3। क्लियर है। तो x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ ऐड करना है, नंबर को नंबर के साथ ऐड करना है। ये बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो अगला स्टेप देखो कैसा बन जाएगा फिर, ये 5x प्लस 13 इज इक्वल टू, ये 6 इधर जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 × 3 18 होता है, हालांकि सबको समझ में आता है। तो 5x इज इक्वल टू जाएगा, राइट साइड में 18 आ गया है, 13 जो लेफ्ट साइड का है ना, 13 जो लेफ्ट साइड का है उसको राइट साइड में भेज दो तो -13 हो जाएगा, -13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता चलेगा कि x इक्वल टू आपके पास है 18 -13 5 होता है और डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ये 5 जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था राइट साइड में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, बचेगा x इक्वल टू 1, दिस वन दी आंसर। अब आपको जैसी इच्छा, आपको किसी को लगता है कि मैं सर सॉल्व करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं 1 मिनट के अंदर समय बचाते हुए भी मैं सॉल्व कर लूँगा, तो कर लीजिए। किसी भी टीचर की तरफ से किसी भी स्टूडेंट के लिए ऐसा कोई बंधन या रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप इस तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से ही सॉल्व करो या मैं जो प्रीफर कर रहा हूँ आप भी वही प्रीफर करें, या आपकी इच्छा है, आपको जैसा ठीक लगे। 2-3 रास्ते हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई रास्ते मैथमेटिक्स में मिल जाते हैं। बाकी किसी आप बोलेंगे सब्जेक्ट में ऐसे बहुत सारे रास्ते हर क्वेश्चन के लिए मिले तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं, ICI स्टडी मटेरियल, अगेन सॉल्व एग्जाम्पल है। देखिए क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, बहुत आसान सा। 8x प्लस 17 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 4x माइनस 9, ठीक है, प्लस 12। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया है। आपको बोला अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर अपन यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमको ऑप्शन चेक कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। और अगर इसको सॉल्व करना है तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको। जैसे इस पे दिख रहा है कि 8x है प्लस 17 को मल्टीप्लाई करोगे x के साथ तो बन जाएगा 17x, माइनस 17 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो 51 इज इक्वल टू, राइट साइड का हो जाएगा 16x माइनस 36 प्लस 12, ये हो जाएगा आपके पास। अब अपन क्या करेंगे इसमें कि जैसे सारे नंबर्स है पहले उनका कैलकुलेशन कर सकते हो आप। x वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको पहले आप पूरा कंप्रेस कर लीजिए। जैसे 8x पॉजिटिव है और 17x भी पॉजिटिव है तो आप दोनों को ऐड करोगे तो आई थिंक सो मिलेगा ये 25x आई थिंक सो, हाँ जी, माइनस 51 मिलेगा। नंबर को रखे रहिए आप। राइट साइड में देखो 16x है और नंबर कंप्रेस कर लो, देखो 36 निगेटिव है और 12 पॉजिटिव है तो आपको ये समझ में आएगा कि निगेटिव बचेगा। कितना बचेगा, ये 24 बचेगा आई थिंक सो, 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर सारे एक तरफ और वैल्यूज़ x वाले एक तरफ। तो 25x ये x वाला टर्म है,
16x राइट साइड का, इसको पकड़ के -16x कर लो इधर ला के। 51 आप ले जाइए इसको राइट साइड में और माइनस कर लीजिए 24, -24 तो मतलब है ही है ऑलरेडी। -51 जो है वो राइट साइड जाके +51 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, समझिएगा। 25 में से 16 माइनस करना है, आई थिंक सो क्या बचेगा, 9x बचेगा। और 51 में से 24 माइनस करोगे तो बनेगा ये 27 बचेगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा 27/9 और x फिर x 3। तो ये देखिए, इस तरीके से सॉल्व करके भी आप आंसर ला सकते हैं। और एक रास्ता तो था ही कि अगर आप सॉल्व नहीं करते तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते। 4 ऑप्शन में x दिया जाता आपको 3 या 2 या -3 या 4 ऐसे x y कुछ भी दिया जाता है x का वैल्यू, वो आप सॉल्व भी कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं अपन, क्या हो सकता है एक और क्वेश्चन। तो अगर हम एक और क्वेश्चन, शॉर्ट एग्जांपल ही है हमारे पास, अवेलेबल है हमारे पास ICAI स्टडी मटेरियल, वहाँ से एक क्वेश्चन उठाते हैं कि अपने पास एक इक्वेशन है 4x/3 -1। बड़े ध्यान से लिखिएगा, 4x पहले /3 -1 अलग है। 4x -1 डिवाइड बाई 3 मत करिएगा प्लीज़, कृपया। और इधर आ जाएगा आपका 14/15, 14/15x प्लस 19/5 प्लस 19/5। ठीक है, ये हमारे पास जो एक इक्वेशन दिया गया है, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप ऑप्शन भी सॉल्व कर चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी दिया है 12, ऑप्शन सी दिया है 16 और एक ऑप्शन डी दिया हुआ है सपोज नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस बहुत रेयर केस में आंसर होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, नन ऑफ दिस। फिलहाल आप इसको सॉल्व करिए या ऑप्शन चेक करिए पॉज करके वीडियो, और अगर आपने कोशिश किया, चाहे सॉल्व किया चाहे ऑप्शन चेक किया, बनना चाहिए। अब जैसे ही आप वीडियो प्ले करेंगे मैं आपको ये सॉल्यूशन अब बता दे रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक काम करते, मैं 12 रख के देखूँ एक बार, मेरा मन कर रहा है 12 रखने का। सर आपको कैसे पता चला 12 सही है? कई बार होता है क्वेश्चन बनाते बनाते थोड़ा अंदाज़ा होने लगता है, या क्वेश्चन को देख के थोड़ा मिल जाता है कि अरे यार 4 है डिवाइड बाय 3 है। अगर मैं x की जगह पे 12 रखूँगा तो 3 से कट जाएगा, 10 रखने से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, चलो यही रख के देखते हैं। ऐसा कुछ कुछ ख्याल आने लगता है मन में। तो 4 इंटू ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 -1 इज इक्वल टू, ये राइट साइड में आएगा 14/15 और x की जगह पे हो जाएगा 12, x की जगह पे हो जाएगा 12 प्लस 19/5, ये 19/5। तो इस x की जगह पे आपको 12 रखना है, ये बात समझ जाइए आप, x की जगह पे 12 रखना है आपको, यहाँ पर x की जगह पे 12 रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें, देखते हैं LHS इक्वल टू RHS आएगा तो सही है, अगर LHS RHS बराबर नहीं आएगा तो फिर कुछ और ऑप्शन पे जाएंगे। फिलहाल आपके पास दो चॉइस है, 12 और 4 को या तो मल्टीप्लाई करो, या तो आपको लगता है कि सर मैं 12 और 4 को मल्टीप्लाई ना करके पहले 3 से 12 को कट कर दूं, तो कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। 12 इंटू 4 48/3 -1 अलग है। यहाँ पर भी वही चॉइस है आपके पास कि 12 और 15, ऊपर 12 है नीचे 15 है, ये दोनों को या तो आप कुछ कट कर सकते हो, 3 से कट हो जाएगा, और या तो आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 14 इंटू 12 कर सकते हो। तो अगर आप कट करते हो तो ये देखो 14 ऊपर रहने दो, अगर आप इसको कट करते हो 3 से तो नीचे बचेगा 5, ऊपर बचेगा 4, प्लस 19/5 रहने दो, ये वाला स्टेप जो है। आगे बढ़ते हैं, अगर ये 48/3 करें तो 16 आता है, बहुत आसान है, इतना तो बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हो, वैसे कैलकुलेटर अलाउ है आपको। यहाँ पर देखिए ये 56 आएगा और नीचे 5 आएगा, प्लस 19/5 आएगा। तो 14 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसा मिलेगा आपको स्टेप। 16 में से 1 जाएगा तो बचेगा 15, यहाँ एलसीएम लोगे 5 तो ये बनेगा 56 प्लस 19, 56 प्लस 19 बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखो, मैं लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड ऐसा ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कर सकते हो बट LHS इक्वल टू RHS लाना है। 56 और 19 अगर ऐड करोगे तो आप समझ सकते हो कि 55 प्लस 75/5 आएगा। 75/5 इक्वल टू 15 होता है, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया। क्या अगर हम x की जगह पे 12 रख ले तो अगर हम x की जगह पे 12 रख ले तो हमें मिल गया ये आंसर
और सही आंसर x इक्वल टू 12 है। आप इस तरीके से ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने कुछ स्टूडेंट के ऑप्शन चेक कर दिए, कुछ स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया मैंने, और आपके पास चॉइस है कि आप जो चाहें कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले कुछ और क्वेश्चंस में अपन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। जैसे मैं अब थोड़ा सा 2 वेरिएबल का कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके देता हूँ, ICI के स्टडी मटेरियल का सॉल्व एग्जाम्पल। जैसे 1 वेरिएबल में आपको एक इक्वेशन दिया जाता है, 2 वेरिएबल में आपको ऐसे 2 इक्वेशन दिए जाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन आप लोगों को करके दे रहा हूँ, 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, और एक है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब जब भी 2 वेरिएबल इक्वेशन देगा ना, तो ये कंफर्म है कि आपको एक नहीं बल्कि 2 इक्वेशन दिया जाएगा, और पक्का है कि क्वेश्चन को देख के समझ जाओगे कि 2 वेरिएबल है, नाम x और y रखा है। नाम जनरली x और y चलता है, कभी नाम p और q रख दिया जाए तो उससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, जब 2 वेरिएबल इक्वेशन रहेगा तो 2 वेरिएबल हैं, तो आपको x और y दोनों फाइंड करने दिया जाता है जनरली। और जब दोनों फाइंड करने दिया जाएगा तो ऑप्शंस में भी दोनों वैल्यूज़ आपको दिए जाएंगे। जैसे मैं आपको इसमें एक ऑप्शन बना के दे रहा हूँ 1 1, एक है 1 2, एक है 2 1 और एक है 2 2। तो इस तरीके से जब ये आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आपको ये समझना है कि सामने वाला वैल्यू ब्रैकेट में जो रहता है हमेशा x रहता है, और पीछे वाला वैल्यू जो रहता है वो y रहता है। इसमें कोई ये नहीं है कन्फ्यूज़न वाली बात कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा x है और कौन सा y है। एक फिक्स रूल है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो, सब्जेक्टिव हो, ऐसे ब्रैकेट में 2 वैल्यू दिए हैं तो पहला x और दूसरा y को रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर फिर से मैं यहाँ पर वही टेक्निक अपनाऊं कि मैं सर इन दोनों इक्वेशन को ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। तो ऑप्शन चेक अगर अपन करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, और एक लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो अगर मैं इसमें 1 1 रख के देखता हूँ, पहला ऑप्शन अगर रख के देखता हूँ, अगर 1 और 1 मतलब x की जगह भी 1 रखे और y की जगह भी 1 रखने से LHS इक्वल टू RHS आएगा, तब तो हम फर्स्ट ऑप्शन को सही मानेंगे, अदरवाइज फर्स्ट ऑप्शन को गलत मानेंगे। तो चलिए रख के देखते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 9 होता है क्या? 2 इंटू 1 तो 2 होता है, 5 इंटू 1 5 होता है, इक्वल टू 9, तो डेफिनेटली गलत है। तो और अगर कोई ऑप्शन एक इक्वेशन को गलत कर दे रहा है, अगर किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल अपना इस बात के लिए तो समय लगाएंगे कि नहीं चलो उसको दूसरे ऑप्शन में रख के देखते हैं। अरे भाई, अगर धोखे से वो दूसरे ऑप्शन को दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी दिया ना, तो ऑप्शन नहीं, सही आंसर नहीं हो सकता। सही आंसर उसे माना जाएगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जैसे मैं ऑप्शन सी रख के दिखा रहा हूँ आपको, ऑप्शन सी में देखते हैं 2 इंटू 2, अगर इसकी जगह 2 रखें, 5 इंटू 1 वाई की जगह 5 रखें, इक्वल टू 9, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 4 प्लस 5, और 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन एक बात और, सावधान हो जाओ, एकदम ज़्यादा अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ कि अगर कोई वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो बस आप ओवर एक्साइटमेंट में केवल ऐसा मत कर दीजिएगा कि उसी को आंसर बना दें। हम बिल्कुल ये नहीं करना है कि उसी को आंसर बना दें, बल्कि हमको उसी वैल्यू को बिल्कुल सेकेंड इक्वेशन में भी रख के देखना है। कभी कभी ऐसा धोखा होता है, कभी कभी जानबूझ करके बड़े चालाकी से ऑप्शन बनाए जाते हैं कि पता चला कि वो पहले इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट दूसरे को नहीं कर रहा है, मतलब वो कॉमन आंसर नहीं है। चलिए यहाँ रख के देखते हैं सेकंड वाले में। तो 3 इंटू यहाँ पर x है, x की जगह पे मैं रख लेता हूँ सपोज 2, माइनस y की जगह पे रख लेता हूँ 1 इज इक्वल टू 5। देखते हैं यहाँ आता है क्या? 3 इंटू 2 होता है 6, माइनस 1 ये वाला, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, और ये 5 इक्वल टू 5 ये आ गया आंसर आपका। अब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू है 2,1, तो ये सही आंसर है। बहुत सरल है, इस तरीके से आप सॉल्व कर। अच्छा सर, जैसे 1 वेरिएबल इक्वेशन को आपने बताया कि सॉल्व करके भी दिखाया, एक आध क्वेश्चन यहाँ भी दिखा देते। नहीं भाई, अब इतना भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। कारण क्या है, देखो ये भी 9 10 के टॉपिक हैं ये सब, जो 2 वेरिएबल इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल भी है, साथ में लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर सर? लीनियर वर्ड का मतलब क्या है? एक्स और वाई जो वेरिएबल है ना, उनके पावर 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम नहीं, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं, देखो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक भी नहीं जाऊँगा मैं बातों को बताते बताते, कि लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं सर कि 9 10 क्लास में हम पढ़े थे, इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करने से लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसलिए इसका नाम लीनियर इक्वेशन है। ये सब
वो सब चीज़ पे नहीं जाएंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे एग्ज़ाम में ये नहीं आने वाला कि आप इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए, तो थोड़ा सा हम अपने ट्रैक में ही रहना पसंद करेंगे। अब बात आती है कि दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। तो 9-10 का टॉपिक है, उस समय आप लोगों को 9-10 अगर आप ढंग से पढ़े हैं या उस समय का याद है अभी भी, तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता था एलिमिनेशन मेथड, एक होता था सब्सटीट्यूशन मेथड, एक होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर आपको उन तीनों में से कोई भी कम से कम एक मेथड आता है तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैंने रेगुलर क्लास के समय एक शॉर्टकट बताया था, एक तरीका बताया था एक्स और वाई फाइंड करने का, कि अगर आपको एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं आता तो एक तरीका मैंने बताया था, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप। और अगर आप एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं हैं, आपको ट्रिक जानना है तो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, ट्रिक मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा है ये क्वेश्चन है। सॉल्व एग्जाम्पल ICAI स्टडी मटेरियल। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन 3x + 2y + 17 = 0। देखो यहाँ पर +17 = 0 लिखा है, आप चाहें तो =17 को ट्रांसफर करके -17 भी लिख सकते थे, ये फंडा 1, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 5x - 6y -9 = 0 है। अगेन मैं यही बात कहूँगा, अगर चाहें तो आप इसको -9 = 0 को राइट साइड शिफ्ट करके =9 भी लिख सकते हैं। और ये दो इक्वेशन आने के बाद आपको ऑप्शंस तो दिए जाएंगे, डेफिनेटली मैं भी ऑप्शन दूंगा आपको। एक है 3,4 है ना, ऑप्शन बी है आपका -3, -4। एक ऑप्शन और है यहाँ पर बनाया गया, ऑप्शन सी है 4,3। और एक ऑप्शन और बना देता हूँ मैं -4, -3। तो आपको ना एक साइकोलॉजी है कि हम पॉजिटिव नंबर्स पसंद करते हैं, हम पॉजिटिव नंबर्स पसंद करते हैं, हम निगेटिव नंबर्स पसंद नहीं करते हैं। तो निगेटिव नंबर्स पसंद नहीं करते हैं तो अपन क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव नंबर पसंद करते हैं तो कि अपन इसमें केवल एक ऑप्शन 3-4 को चेक करते हैं। अगर 3-4 सेटिस्फाई किया तो ठीक है, नहीं तो मन आपका ना ऑप्शन सी पे आएगा पक्का कि सर 4-3 एक बार रख के देख लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट फिलहाल मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सही आंसर आपको बता दूं कि ये जो है ना पॉजिटिव नंबर के चक्कर में अपन टाइम बर्बाद कर देंगे। सही आंसर फिलहाल ऑप्शन बी है। अगर आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया है तो आपको पता चल गया होगा सही आंसर, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। तो ठीक है, दो इक्वेशन है हमारे पास। पहला इक्वेशन की बात करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। ये अपन ले लेते हैं 3x + 2y + 17 = 0। अगर ये सेटिस्फाई हुआ, अगर ये सेटिस्फाई होता है ऑप्शन बी से, तभी मैं उसको सेकंड इक्वेशन में रखूंगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर कोई मतलब नहीं। तो ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ x की जगह पे रखेंगे -3 + 2 टाइम्स ऑफ y की जगह पे रखेंगे -4 + 17 रखते हैं, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। ये बनेगा -9 -8 और +17। तो यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि -9 और -8 मतलब -17 होता है। -17 में +17 अगर अपन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है, अपना आंसर 0 हो जाता है। ये अपना आंसर हो जाएगा 0। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगर मैं अगले इक्वेशन की बात करते हैं। अगला इक्वेशन है सेकंड वाला यहाँ पर। तो सेकंड इक्वेशन पे अपन अगर रखें इस चीज़ को, दैट इज़ द सेकंड इक्वेशन है 5x - 6y -9 = 0। अगर ये भी LHS = RHS दे रहा है हमको, अगर तब तो फिर -3 -4 सही है, अदरवाइज फिर कुछ और ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये बनेगा 5 × -3 -6 × -3 -9 = 0। देखते हैं -9 = 0 कर आता है कि नहीं। चलिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। 5 × -3 होता है -15। -6 और -3 को मल्टीप्लाई करना सर, यहाँ पे बिल्कुल ब्रैकेट का ध्यान रखना। अगर आपने ब्रैकेट का ध्यान नहीं रखा तो आप फट से बोलेंगे -6 और -3 मिला के -9 हो गया। पर यहाँ ब्रैकेट है, प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा और -9 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब बड़े गौर से आप देख लीजिए कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। -15 भाई ये तो कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। ओके, या तो मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है या बुक में गलत है, एक बार देखें ज़रा। 5x - 6y -9 = 0 और इसका आंसर भाई इसका आंसर तो कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या। x की जगह पे क्या लिखा, -3 और y की जगह पे क्या कर रहा हूँ भाई मैं, y की जगह -4 रखना है मुझे। गलती हुई, मेरे से गलती हुई। y की जगह -4 रखना है मुझे, मैंने दोनों -3 रख दिया था, क्षमा चाहता हूँ आप सबसे।
क्या बनेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 24 हो जाएगा। और आप देख लिए -15 और -9 मिला के कितना होता है, -24 होता है। -24 में +24 ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा 0। ये राइट साइड आ गया वापस। सही है, बिल्कुल सही है सर। ऑप्शन बी -3 एंड -4 बहुत सही है, इसमें कोई गलती नहीं हुई है ना। मतलब मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा मैंने गड़बड़ किया था, बाकी सही है बिल्कुल क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। मेथड तो कुछ भी हो सकता है आपको सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। और शॉर्टकट तो मैंने सिखाया था। फिलहाल आप ऑप्शन चेक करिए, सस्ता पड़ेगा आई थिंक सो, ये आप बहुत जल्दी सीख पाओगे। एक 3 वेरिएबल इक्वेशन की भी बात कर लेते हैं अब। चलिए 3 वेरिएबल इक्वेशन की बात करते हैं। मतलब 3 वेरिएबल में एक्स वाई और जेड नजर आएगा डेफिनेटली। अगर 3 वेरिएबल में एक्स वाई और जेड नजर आएगा तो 3 ऑप्शन, मतलब आंसर में भी 3 वैल्यू नजर आएंगे। 3 वेरिएबल इक्वेशन का एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। इसमें पहला इक्वेशन ये है, देखिए आपको 3 यहाँ पर अननोन नज़र आ रहे हैं, एक्स वाई और जेड। दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है आपके पास x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 11, एक ये है नंबर 2। और तीसरा इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 1। ये 3 इक्वेशन हमारे पास है। अब ये 3 इक्वेशन के बाद हमको समझना है यहाँ पर कि आपको एक्स वाई जेड निकालना है। तो फिलहाल तो मेथड इसमें भी लगते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन टाइप के कुछ चीज़ें यहाँ भी अप्लाई करते हैं, बट बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल धोखे से मत ये काम मत करना, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल में तो और लफड़े होते हैं। जैसे जैसे इक्वेशन अलग अलग टाइप के होते हैं उस हिसाब से इंस्टेंटली जो है अपने को दिमाग लगाना पड़ता है। कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है कि 3 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो फिलहाल जैसे इसके ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, डेफिनेटली आप ये काम कर सकते हैं। बहुत एग्जाम में रेयर भी आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो ऑप्शंस जैसे मैं दे रहा हूँ 1, 2 एंड 3 एक ऑप्शन है। ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका, एक है 3, 2 और 1, ठीक है। और एक ऑप्शन है 3, 2 और -1, और एक ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जब ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे तो पक्का है कि 3 जो वैल्यूज़ हैं उसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होती। पहला वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वैल्यू वाई को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा वैल्यू जेड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या करेंगे कि कोई भी एक ऑप्शन उठाइए और फर्स्ट इक्वेशन में रखिए। अगर फर्स्ट वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ तभी आप उसका टाइम लगाइए कि उसको सेकंड इक्वेशन में भी रखा जाए। अगर वो सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई हुआ तभी थर्ड पे जाइए, और जहाँ भी वो किसी भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो बिल्कुल उसको स्टॉप कर दीजिए, वो ऑप्शन गलत है। मुझे जो सही आंसर समझ में आ रहा है, आप वीडियो पॉज करके बना चुके होंगे अब ये, तो मुझे समझ में आ रहा है कि सही आंसर ऑप्शन सी है। पर बिकॉज ऑफ सी ऑप्शन में देखो निगेटिव वैल्यू है ना, हमारा मन पहले ऑप्शन ए को रखेगा। ऑप्शन ए बहुत सरल दिख रहा है, हमारा मन करेगा ऑप्शन ए रखें। अगर ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हमारा मन बी पे जाएगा। बी अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बस चॉइस आपकी बचेगी सी और नन ऑफ दिस के साथ। बिकॉज ऑफ नन ऑफ दिस बहुत रेयर केस में आंसर बनता है, आप चाहे तो सी टिक कर सकते हैं। बट अगर आपको लगे रिस्क लेने का मन नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा मेहनत कर लो। चलिए मैं ऑप्शन सी रख के दिखा देता हूँ कि ये सही है। फर्स्ट इक्वेशन पे अपन आते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन को अपन रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं अपन। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए लिखा हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। रख के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई हुआ। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तभी सेकंड पे जाएंगे ना, नहीं तो नहीं। चलिए 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 माइनस वाई की जगह पे 2 प्लस जेड की जगह पे -1, चेक करते हैं। ये बनेगा 6 माइनस 2 -1, 6 में से 2 जाएगा 1 जाएगा तो बचेगा कितना, ये बचेगा 3, ये बचेगा 3, ये बचेगा 3, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ये पहला वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर पहला हो रहा है तो हिम्मत बढ़ गई हमारी, सेकंड इक्वेशन पे रख सकते हैं हम इस वैल्यू को। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है आपका x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 11, माइनस 2z इक्वल टू 11, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि x की जगह पे अगेन मैं वही वैल्यू रखूँगा, 3 रखूँगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ y की जगह पे मैं अब 2 रखूँगा, और -2 टाइम्स z की जगह पे मैं -1 रखूँगा, इक्वल टू 11 है। चेक करते हैं ये बिल्कुल सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। चलिए यहाँ पर 3 है, प्लस ये 3 2 6 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मुझे लगता है तीनों को सम करने से 11 आ रहा है, मतलब ये भी सही है। और अगर दोनों इक्वेशन सही है तो भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा कि अरे यार चलो अब दोनों इक्वेशन तो सही निकल गया तो थर्ड नहीं चेक करते, मान लेते हैं कि सही है। देखिए किस्मत ख़राब होती है ना, तो फिर आखिरी लास्ट मोमेंट पे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो थर्ड इक्वेशन रख ही लेते हैं भाई, क्या करें।
देखिए थर्ड इक्वेशन है x 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y प्लस यहाँ पर है आपके पास 4z इक्वल टू 1, ओके 4z इक्वल टू 1। चलिए तो ये है 4z इक्वल टू 1, 4z इक्वल टू 1। मैं तीसरा वैल्यू भी यहाँ पर रख के देख रहा हूँ, तीसरा वैल्यू भी यहाँ पर सेटिस्फाई करा के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये है आपके पास तीसरा 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखें 3 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे रखें 2, ओके ठीक है, प्लस 4 इंटू जेड की जगह पे हम रख लेते हैं -1, जेड की जगह पे -1, ओके ठीक है, इक्वल टू 1 आया। चेक करते हैं बराबर है कि नहीं है। 3 इंटू 3 9 होता है, -2 इंटू 2 4 होता है, और फिर -4 इंटू -1 दैट इज़ द -4। देखते हैं ये 1 आता है क्या, ये समझते हैं इस बात को। अगर ये 1 आता है तो ऐसा हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 1 आ गया यहाँ पर। और इस तरीके से आप देख सकते हैं तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, फटाक से आप इसे आंसर बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे ही एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल दिए गए, हमको आंसर्स दिए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, आप ये बनाने की कोशिश करिएगा और देखते हैं। ऑप्शन चेक करना सबसे सस्ता पड़ेगा। आप पता है देखिए आईसीआई का स्टडी मटेरियल का सॉल्व एग्जाम्पल है, यानी अगर आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल को देखेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं सर इसका सॉल्यूशन इतना हम लोग करने लग गए अगर एग्जाम में, तो दिमाग भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। बेटर क्या होगा कि हम इसको ऑप्शन ही चेक करें। तो देखिए यहाँ पर कैसा होगा, एक इक्वेशन हमको दिया गया है, एक और अब मैं आपको 3 वेरिएबल का एक फंडा समझा दूँ कि थोड़ा सा फॉर्म ऐसा है, आपको डरावना सा लग सकता है। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू लिखा हुआ है 5, ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2/x माइनस 3/y माइनस 4/z इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है इसको -11 लिखा हुआ है, नंबर 2 है। और फिर लिखा हुआ है 3/x प्लस 2/y माइनस 1/z और इक्वल टू लिखा हुआ है ये -6 और ये नंबर 3 है। और आपको ये समझना है इसमें कि एक्स वाई और जेड निकालना है। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगाने लग गए तो बहुत टाइम लग सकता है, पक्का बहुत टाइम लग सकता है। ऑप्शन चेक करेंगे, मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ, फिर आप एक बार ट्राई करिएगा वीडियो पॉज करके। इसके ऑप्शंस हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, एक ऑप्शन है फाइनल आंसर मैं देख लेता हूँ, एक मिनट जस्ट। एक्स का वैल्यू 1/2 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 1/2, मैं एक ही ऑप्शन दे रहा हूँ सही वाला, है ना, ज़्यादा अपन उस पर और खूब सारे ऑप्शन की बात नहीं करेंगे। वाई का वैल्यू है -1/3 और z का वैल्यू है आपका 1/6। अगर ये ऑप्शन ए है तो बी और सी और डी कुछ भी गलत आएगा एग्ज़ाम में। अब थोड़ा तो बुरा लग रहा होगा आप लोग को, यार इतना गंदा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्योंकि पता है हमारा दिल ना फ्रैक्शन वाली चीज़ें पसंद नहीं करता है। बट क्या ही करें, एक बार रख के देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं इसको। मैं एक इक्वेशन पे रख के दिखा रहा हूँ। एक बात ऐसा कर लो आप, ये उल्टा समझ जाओ। सॉल्यूशन रखने का तरीका ये हो सकता है कि अगर x का वैल्यू 1/2 है ना, तो 1/x का वैल्यू 2 ले लेना, जहाँ भी 1/x दिखे 2 रख लेना। आप थोड़ा सा इसको समझदारी से ऑप्शन चेक करोगे तो उतना गंदा नहीं लगेगा। y का वैल्यू -1/3 है, जहाँ भी आपको 1/y दिखे तो -3 ले लेना, और जहाँ भी आपको 1/z दिखे ना वहाँ पर आप 6 ले लेना। तो उल्टा कर लेना, ये वैल्यू उल्टा कर लेना सारा वैल्यू। तो 1/x 1/y और 1/z आपको हर जगह दिख रहा है, हर इक्वेशन में दिख रहा है। जैसे मैं आपको बताऊँ, पहला इक्वेशन ये देखो 1/x है, ये देखो 1/y है, ये देखो 1/z है। तो ये 1/x 1/y 1/z की जगह रखो ना आप वैल्यू। ये देखो 2/x को आप क्या कर सकते हो, 2 × 1/x मान सकते हो। 3/y को क्या मान सकते हो, 3 × 1/y। 4/z को 4 × 1/z, इस तरीके से मान सकते हो आप। तो इससे क्या है ना, वैल्यू रखने में आपको बहुत परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं रख के दिखा देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना 5, ये हो जाएगा 5, ठीक है। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 1/x की जगह पे क्या रखेंगे बताइए, 2 रखेंगे। यहाँ पर 1/y की जगह पे क्या रखेंगे बताइए आप, -3 रखेंगे। और 1/z की जगह पे क्या रखेंगे आप, 6 रखेंगे। चेक करते हैं सर 5 आ जाएगा, बहुत सरल है। 2 और 6 को ऐड करोगे तो 8 होता है, 8 में से -3 जाएगा
तो बचेगा 5, डेफिनेटली ये 5 हो रहा है। तो पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गया। आप इसी तरीके से सेकंड और थर्ड इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर सकते हो। मैं जस्ट एक और करके दिखा रहा हूँ। चलो 3 इक्वेशन, इस बार तीनों सेटिस्फाई करके नहीं दे रहा हूँ, बट एटलीस्ट एक तो सेटिस्फाई करके दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो एटलीस्ट मैं आपको सेटिस्फाई करके दे देता हूँ, सेकंड वाला दे देता हूँ। चलिए थर्ड आप कर लीजिएगा, खुद से हो जाएगा। जैसे देखो सेकंड में कहा 2/x, ठीक है, 2/x -3/y और -4/z। तो -3/y -4/z इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, इक्वल टू यहाँ पर आपको दिखाई देगा -11, ठीक, ये आएगा -11। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, चलिए क्या बनेगा देखिए, 2 × 1/x -3 × 1/y -4 × 1/z इक्वल टू है -11, इक्वल टू -11, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू। अब 2 × 1/x है, 2 × 1/x है, और 3 × 1/y है, और 4 × 1/z है। तो 1/x की जगह पे अपन क्या रखें, 2 रखते हैं, 1/x की जगह पे 2 रखते हैं। -3 है, 1/y की जगह पे अपन -3 रखते हैं, और यहाँ पर 1/z की जगह पे अपन 6 रखते हैं। ये वैल्यू रख चेक करते हैं, चलिए ये बनेगा 2 × 2 क्या बन जाएगा 4 + 9 -24 इक्वल टू क्या हो जाएगा -11। चेक करते हैं -11 आता है कि नहीं आता है, कैसा बनेगा ये आपका फंडा हो जाएगा। यहाँ पर 4 + 9 13 होता है, 13 - 24 करोगे तो डेफिनेटली -11 आता है, ये राइट है, यानी ये कंडीशन भी राइट होती है। इसी तरीके से आप थर्ड इक्वेशन भी चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 1 वेरिएबल का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने बता दिया है। कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं अब, थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल के, हालांकि उसमें भी क्या रास्ता निकल सकता है वो भी देखते हैं अपन, शॉर्टकट क्या निकल सकता है, जल्दी से जल्दी अपन आंसर क्या डिसाइड करते हैं। तो अगेन सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल करते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिक वर्ड प्रॉब्लम जो 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल के हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सुन करके, मैं क्वेश्चन बोल के बता रहा हूँ। लिखा द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5। मतलब कोई फ्रैक्शन है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा है। इफ़ 3 बी एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब द फ्रैक्शन बिकम्स 3/5। तो अगर न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें तो नया फ्रैक्शन बन जाता है 3/4 फाइंड फ्रैक्शन। तो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आप वहाँ से भी मदद ले सकते हो, बहुत जल्दी से आप आंसर ला सकते हो। सपोज़ एक है 12/17, एक है सपोज़ 10/15, एक है सपोज़ 5/12, और एक है सपोज़ नन ऑफ दिस। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में लिखा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5। तो ये देखो डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा है, ऑप्शन ए में भी है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा तो ऑप्शन बी में भी है। और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ना सर ये तो गलत है, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से तो 5 ज़्यादा नहीं है, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 7 ज़्यादा है, तो ये तो गलत हो गया। कॉम्पिटिशन में ए और बी बने हुए हैं रेस में, तो सपोज़ मैं ऑप्शन ए लेके चलता हूँ सही आंसर। तो 12 और 17 में साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर एक्सीड बाय 5, ये तो पहली कंडीशन जो है वो राइट है। डिनोमिनेटर यानी इस फ्रैक्शन का जो नीचे का वैल्यू है वो ऊपर वाले वैल्यू से 5 ज़्यादा है। दूसरी बात है, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर अपन दोनों में क्या ऐड कर दें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दें अगर हम 3, तो ये बन जाएगा यहाँ 3 ऐड करने से, ये 3 ऐड करने से ऊपर बन जाएगा 15 और नीचे बन जाएगा 20। और 15 और 20 का जो रेशियो आता है, 15 और 20 का जो रेशियो आएगा, 15 और 20 का जो रेशियो आएगा, इसको अपन बोलते हैं, कितना लिखा था क्वेश्चन में, 3:4। क्या ये 3:4 है? जी हाँ, 5 से कटेगा तो 3 टाइम्स, ये 5 से कटेगा तो 4 टाइम्स, 3:4 है, राइट लगा लो, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। तो बहुत आसानी से आप थोड़ी समझदारी दिखा करके ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं जिसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस दिए जाए। सॉल्व करने भी बिल्कुल कर सकते हैं, आपको अगर किसी को सॉल्व करने आता है तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप वो काम करें अगेन जिसमें आप सब समझ पाएँ फंडा क्या है बहुत जल्दी से और बना पाएँ। जैसे एक क्वेश्चन और है हम करते हैं, फिर से देखते हैं क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन के सेंटेंस, इसका वर्डिंग जो है ना
वो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वर्डिंग्स इसके समझ में आ गए तो कुछ नहीं रखा है, बट अगर आपके इसको वर्डिंग्स क्वेश्चन के समझ नहीं आए तो फिर आपके लिए मुश्किल का एक सौदा है ये। देखिए क्या लिखते हैं, इफ़ द थ्राइस ऑफ एस एज, मतलब एक बंदा है उसका नाम ए है, थ्राइस ऑफ एस एज 6 years ago बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। ओ माई गॉड, क्या क्या लिख दिया है भाई, ये क्या है सेंटेंस, मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर ऐसा किसी के मन में आ रहा है तो बड़े ध्यान से एक बार और सुन लो। इफ़ द थ्राइस ऑफ एस एज, मतलब ए के एज का 3 times करना है, बट ए के एज का 3 times अभी का नहीं करना है। 6 years ago, 6 साल पहले जाना है, मतलब आज एक बंदा ए है, उसका आज एक प्रेजेंट एज है। पहले तो आप 6 साल पीछे जाइए, तो आज अगर प्रेजेंट एज में से 6 साल पीछे जाओगे तो -6 करोगे। 6 साल पीछे जाने के बाद आप 3 times में मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 3 कर दो। अगर ऐसा करने से ठीक है, जो वैल्यू मिलेगा उसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दी ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, आज के एज के डबल से उसको माइनस कर देना है। भाई सर क्या क्या लिखा है, बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। द रिजल्ट वुड बी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज, ऐसा करने से जो वैल्यू आएगी वो प्रेजेंट एज के बराबर आ जाएगी। तो भाई प्रेजेंट एज कितना है भाई, बहुत सरल है। देखो आप ना सेंटेंस पे फंस रहे हो, आप पता नहीं, हाँ आप सुन रहे हो तो हो सकता है सुनने से वैसा फील नहीं आता, क्वेश्चन सामने आ रखा हुआ है, लिखा हुआ आँख में देखोगे तो अलग समझ में आता है कि हाँ सर ये इस तरीके से है। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या मतलब है इसका, कि अगर मेरे पास एक ऑप्शंस दिया गया है, ऑप्शन ए है मान लीजिए सपोज 12, ऑप्शन बी है सपोज 9, ऑप्शन सी है सपोज 18 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऐसे ऑप्शंस दिए गए। प्रेजेंट एज है, मान लो मैं प्रेजेंट एज 9 सबसे छोटा वैल्यू एक बार लेके देखता हूँ, मान लो प्रेजेंट एज 9 है। चलो तो अगर प्रेजेंट एज, अगर जो प्रेजेंट एज है अगर 9 है, प्रेजेंट एज अगर 9 है तो सिंपल सी बात है 6 साल पहले जाना पड़ेगा। प्रेजेंट एज अगर 9 है, 6 साल पहले जाते हैं, 6 years गो, 6 साल पहले, 6 साल पहले। अगर अपन 6 साल पहले जाएं तो ये बन जाएगा 6 6 साल पहले जाएंगे तो 9 - 6 हो जाएगा, और 9 - 6 मतलब 6 साल पहले उसकी एज थी 3। अब ये बोल रहा है कि इस 3 का थ्राइस कर दो, 3 का जो है थ्राइस कर दो। इफ़ द थ्राइस ऑफ एस एज 6 years ago, ओके भाई, तो ये 3 का क्या करना पड़ेगा, थ्राइस। तो यहाँ लिख देते हैं थ्राइस ऑफ 3, तो थ्राइस ऑफ 3 मतलब 3 × 3 यानी क्या बन जाएगा 9। प्रेजेंट एज आ गया उसका। अरे नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन में और कुछ बाकी है, क्वेश्चन में ये बाकी है एंड लिखा है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। पहले तो ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज, तो ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज में करूँगा तो ये बनेगा 2 times ऑफ 9 बनेगा, और 2 times ऑफ 9 बना इसका मतलब ये हो जाएगा 18, 2 times ऑफ 9 का मतलब 18 हो जाएगा। और अगर ये 18 आया ट्वाइस, तो 18 ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज, दोनों को अगर माइनस करें, किसको माइनस करेंगे, ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज में से थ्राइस ऑफ द एज 6 years ago, इसको माइनस करेंगे तो 18 में से 9 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और 9 क्या है बोलो इसका, प्रेजेंट एज। तो आप क्वेश्चन वापस समझिए, आपका ऑप्शन ये सेटिस्फाई हो रहा है, 9 लिखा है। मैं आपको एक बार बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ अगर आप लिखना चाहें तो। और अगर आपके पास ICAI का स्टडी मटेरियल है तो एक्सरसाइज 6, एक्सरसाइज बी जो दिया है, एक्सरसाइज बी सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज बी, उसके ठीक पहले वाले पेज में क्वेश्चन है, इफ थ्राइस ऑफ एस एज 6 years ago। चलिए भाई, तो थ्राइस ऑफ एस एज 6 years ago, तो 6 साल पहले एक का जितना एज था उसका थ्राइस। एक बात ये हो गई, कंप्लीट हो गई एक बात। फिर लिखा है बी सब्ट्रैक्टेड, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो 9 आया उसको सब्ट्रैक्ट करना है। बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, उसके प्रेजेंट एज के ट्वाइस से सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्रेजेंट एज का ट्वाइस क्या है, प्रेजेंट एज का ट्वाइस 18 में से ये वाली कंडीशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा करने से 9 आया, और 9 क्या चीज़ है, 9 है उसका प्रेजेंट एज, तो बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। चलिए और एक और क्वेश्चन पे आते हैं, सरल क्वेश्चन है। देखिए आपको ना ये सेंटेंस को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन देखिए और है, इस पर फोकस करते हैं हम। पहले लिखा है, देखिए पहले सुन लीजिए क्वेश्चन। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 digits, कितने डिजिट वाला नंबर है भैया, 2 digit वाला नंबर है।
a number consists of two digits, a number consists of two digits, a number consists of two digits, the digit in the tens place, digit in the tens place is twice of the digit in the units place। तो सबसे पहली बात तो इस ऑप्शन में से ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ 24, एक ऑप्शन दे रहा हूँ 42, एक ऑप्शन दे रहा हूँ 36 और एक ऑप्शन दे रहा हूँ 46। ये आप देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि द नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट। तो पहली बात तो दो डिजिट वाले सारे नंबर है ये ऑप्शंस में। द नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस का जो डिजिट है भाई, टेंस प्लेस का डिजिट जैसे 4 ये वाला देख लेते हैं। वो 4 क्या है, टेंस प्लेस का डिजिट जो है, द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस। ट्वाइस भैया, तो ये 4 और 2 मतलब यूनिट्स प्लेस का नंबर 2 है, 2 का ट्वाइस करने से 4 आ रहा है टेंस प्लेस का नंबर। इसमें तो है ही नहीं, इसमें बिल्कुल ही नहीं है, इसमें भी बिल्कुल नहीं है। तो सर बचा हुआ आंसर भी है। चलो मान लो मैं एक थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए 36 को बना देता हूँ 63। तो देखो ये भी कंपटीशन में आ गया कि यूनिट्स प्लेस के नंबर का ट्वाइस करने से टेंस प्लेस का नंबर आ रहा है। चलो अब सर कंपटीशन में है, चलो ठीक है, मान लो एग्जाम में तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, एक ही ऑप्शन पहले ही कंडीशन में क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। मान लो 2 ऑप्शन में फंस गए तो चलो भाई, पहला कंडीशन तो ये। दूसरी बात क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, इफ़ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर मैं इस 42 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दूं, चेक करते हैं कितना आएगा। या फिर मैं, चलो दूसरा ऑप्शन भी तो कंपटीशन में है तो इसको भी मैं ऐसे करता हूँ, 63 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, चेक कर लेते हैं। सर ये अगर 42 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो मिलेगा 24 मिलेगा। हाँ जी 24 मिलेगा, और 24 मिलेगा तो क्या हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट रिवर्स जाते हैं। 4 जो है यूनिट्स प्लेस से टेंस प्लेस की तरफ चला जाता है, टेंस प्लेस वाला वैल्यू 4 यूनिट्स प्लेस की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यूनिट्स प्लेस का वैल्यू टेंस प्लेस और टेंस प्लेस का वैल्यू यूनिट्स प्लेस की तरफ चला गया। सॉरी मैंने गलती बोला, 4 जो है टेंस प्लेस में था यूनिट्स प्लेस में आ जाएगा। जबकि यहाँ पर ये तो 36 नहीं आ रहा भैया, ये गलत हो गया। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में बहुत ही सिंपल तरीके से मैथमेटिक्स का कुछ बहुत ज़्यादा कुछ इस्तेमाल ना करके, अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करके आप ऐसे ऑप्शन से सही आंसर ढूंढ निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, ICAI के बुक में है, थोड़ा सा सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा। है सेंटेंस बहुत सरल, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए, और फिर जैसे ही ये क्वेश्चन आप सुनेंगे तो आप तुरंत वीडियो पॉज करके अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। एक और देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि फॉर अ सर्टेन कमोडिटी द डिमांड इक्वेशन गिविंग द डिमांड D in kg फॉर अ प्राइस P in रुपी पर kg इज डिमांड इक्वेशन दिया है। देखो D इज इक्वल टू लिखा हुआ है, डिमांड इक्वेशन है D इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ P माइनस 10 माइनस P, 100 टाइम्स ऑफ 10 माइनस P लिखा हुआ है। तो D इज इक्वल टू लिखा है 100 टाइम्स ऑफ 10 माइनस P, एक इक्वेशन लिखा हुआ है। एंड सप्लाई इक्वेशन इज दिया हुआ है, सप्लाई इक्वेशन S इक्वल टू 75 टाइम्स ऑफ P माइनस 3। अब आपको ये बोल रहा है कि द मार्केट प्राइस इज सच दैट एट विच डिमांड इक्वल्स द सप्लाई, मतलब डिमांड और सप्लाई इक्वल है। आइडियल केस में अपन ये बोल सकते हैं कि डिमांड है और सप्लाई इक्वल है, या ये बोल सकते हैं कि भाई अगर अपन मार्केट प्राइस इस तरीके से रखा जाएगा कि जब डिमांड जितनी होगी उतना ही सप्लाई कर सके, जितना सप्लाई कर पा रहे हैं हम उतनी डिमांड है हमारे पास, तभी हम उतना सप्लाई कर पा रहे हैं। तो लिखा है फाइंड मार्केट प्राइस, पहला काम करना है मार्केट प्राइस निकालना है, P का वैल्यू निकालना है। अब आप ऑप्शन चेक करने से पहले थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट बोलेंगे कि मैं आंसर से सीधा P उठा के रख दूंगा तो भाई D और S थोड़ी पता है हमें अब, ठीक है। हाँ ऑप्शन चेक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ वहाँ तक पहुँचो। दूसरा एक काम और करना है, द क्वांटिटी दैट विल बी बॉट एंड सोल्ड, कितना क्वांटिटी अपन सोल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वो भी है। तो जितनी डिमांड होगी जितना सेल होगा उतनी तो क्वांटिटी अपन सेल करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले काम तो अपन यही करते हैं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक काम करते हैं, बहुत ही सरल सा गिवन है हमारे पास कि अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो दोनों को तो पहले इक्वल कर दो। एक तरफ आ जाएगा डिमांड की जगह पे आ जाएगा 100 टाइम्स ऑफ 10 माइनस P, 100 टाइम्स ऑफ 10 माइनस P इज इक्वल टू सप्लाई में आ जाएगा 75 टाइम्स ऑफ P माइनस 3, ये आ जाएगा 75 टाइम्स ऑफ P माइनस 3। यहाँ से आप P निकाल सकते हो। मैं तो कहता हूँ ऑप्शन चेक करने की क्या जरूरत है, सॉल्व कर लो, बहुत आसानी से जाएगा।
100 इंटू 10 करोगे तो 1000 हो जाएगा, माइनस 100 पी हो जाएगा। राइट साइड में 75 पी हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 75 इंटू 3 कितना होता है भाई, ये होता है 225 हाँ जी 225। पी वाले टर्म एक तरफ ले आओ और नंबर वाले एक तरफ ले आओ तो 1000 प्लस 225 हो जाएगा और राइट साइड में आपका आ जाएगा 75 टाइम्स ऑफ पी प्लस 100 टाइम्स ऑफ पी, ये हो जाएगा आपका 75 टाइम्स ऑफ पी प्लस 100 टाइम्स ऑफ पी, यहाँ पर ये आ जाएगा। आप देख सकते हो 1000 और 225 को ऐड करोगे तो 1225 आ जाएगा, 1225 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 175 टाइम्स ऑफ पी। अब आप पी निकालना है तो बस डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1225 डिवाइडेड बाय 175 इज इक्वल टू पी आ जाएगा, पी फॉर प्राइस पर यूनिट। तो प्राइस यहाँ पर आ जाएगा आपका, मुझे लगता है ये आप डिवाइड करेंगे तो मैं देख लूँ ज़रा यहाँ से कितना लिखा है, 7 आ रहा है, चलिए ठीक है 7 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से प्राइस आ गया 7 रुपीज़, आप यू में से प्राइस। इसके बाद एक आंसर तो ये है, डेफिनेटली एक आंसर तो ये है, बट आपको बोला था 2 आंसर और लाने हैं। व्हाट विल बी द बॉट एंड सोल्ड, मतलब ये है कि कितना डिमांड होना चाहिए और कितना उसका सेल होना चाहिए। डिमांड और सप्लाई दोनों अपने को और फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप डिमांड का जो इक्वेशन लिखा हुआ है उस पर आ जाते हैं। डिमांड का इक्वेशन लिखा हुआ है आपके पास, मैं यहाँ से देख लूँ वापस, 100 टाइम्स ऑफ 10 माइनस पी हो जाएगा यहाँ पर। और सप्लाई जो है यहाँ लिखा हुआ है 75 टाइम्स ऑफ पी माइनस 3 हो जाएगा। और बस वैल्यू रख लीजिए पी का, जहाँ पी इक्वल टू 7 है आपके पास, और यहाँ भी रख लीजिए पी का वैल्यू यहाँ 7 यहाँ भी रख लीजिए आप। तो ये क्या बनने वाला है, देखिए ये बनने वाला है डिमांड इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 7, यहाँ सप्लाई इज इक्वल टू हो जाएगा 75 टाइम्स ऑफ 7 माइनस 3। यहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 7 3 होता है, और यहाँ पर सप्लाई इज इक्वल टू हो जाएगा 75 टाइम्स ऑफ 4, और फिर 2 आंसर आपको मिल गए। डिमांड है 300 की, 300 यूनिट की डिमांड है, आप केजी बोल सकते हैं, 300 केजी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। एक आंसर ये है, और सप्लाई जो है यहाँ पर हो जाएगा 300, सप्लाई भी हाँ 300 दिख तो रहा है, डिमांड और सप्लाई बराबर है। क्यों भाई, डिमांड और सप्लाई बराबर है, तब भी तो हमारा पी जो का वैल्यू मिला था, इससे जस्टिफाई भी हो गया ना कि अगर पी इक्वल टू 7 है तो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, और तभी ये आपका एक आंसर यहाँ पर ख़त्म होता है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, और एक सॉल्व एग्जाम्पल, पूरा एग्जाम्पल ही पकड़ के रखें आज हम लोग, पूरे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल ही पकड़ के रखें हम लोग। तो एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर 2 वेरिएबल का एक क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल का एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल है। एक तो इक्वेशन डायरेक्ट दिया है, मैं वो नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उसमें तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल, लिखा हुआ है द एज ऑफ अ मैन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। एक आदमी की जो एज है ना, उसके दोनों बच्चों के एज के सम का डबल है, और 5 ईयर्स हैंस, मतलब आज से 5 साल बाद, ऑब्वियसली आज से 5 साल बाद उस आदमी की एज भी बढ़ जाएगी, तो दोनों बच्चों की एज भी बढ़ जाएगी। आज से 5 साल बाद 5 ईयर्स हैंस हिज एज विल बी डबल दी सम ऑफ देयर एजेस। उसकी एज जो है दोनों बच्चों के एज के सम का डबल रहेगा, ठीक है। तो पहले 3 टाइम्स था, अब डबल हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। भाई यहाँ पर यार ये गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब अगर हमको केवल मैन का एज पूछा है तो ऑप्शन में केवल मैन का एज देगा, तो मैं उस आदमी का एज आपको बता देता हूँ। चलिए फॉर एग्जांपल उस आदमी का एज है 45, एक ऑप्शन बी सी डी, चलो यार गलत लेके चलते हैं। एक बात बताइए, अगर केवल उस पर्सन का प्रेजेंट एज दिया तो क्या यहाँ से बन जाएगा सर? उनके बच्चों का एज तो दिया नहीं है, बिल्कुल बन जाएगा, आप थोड़ा ध्यान से समझ के बनाएं। तो अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट एज 45 लेके चलता हूँ, उस पर्सन का एज ना, तो आप बताइए अगर प्रेजेंट एज 45 है, द एज ऑफ अ मैन इज थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द। तो एक बात बताइए, उनके दोनों बच्चों के एज का सम पहले बताओ कितना लिख ले। लेट सम ऑफ एजेस ऑफ
हिज 2 सन्स, दोनों बच्चों के एज का सम, सपोज एक्स ले लो, चलो ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रेजेंट केस की बात कर रहा हूँ मैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ प्रेजेंट केस की बात करूँगा भाई, मैं यहाँ प्रेजेंट केस की बात करूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब मैं प्रेजेंट केस की बात करूँगा तो ये क्वेश्चन में लिखा है कि उस बंदे का जो एज है ना वो 3 टाइम्स ऑफ दी सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन मतलब एक्स जो है एक बच्चे का एज नहीं है, दोनों बच्चों के एज के सम को एक्स नाम दिया गया है यहाँ पर। तो आप बताइए कि यहाँ से 45 डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो दोनों बच्चों के एज का सम x निकल जाएगा, x इक्वल टू 15। मतलब x इक्वल टू 15 का मतलब ना दोनों जो बच्चे थे उनके एज का सम है। बिल्कुल हाँ, पॉसिबल है कि दोनों बच्चे 7.5 साल के होंगे, जुड़वा बच्चे होंगे। हो सकता है एक 10 साल का होगा, एक 5 साल का होगा एक 9 साल का, एक 6 साल का, जो भी हो सकता है, बट उसमें दोनों बच्चों के एज का सम है ये 15। क्वेश्चन में बोला थोड़ी है जुड़वा बच्चे हैं, तो भाई अब वो कुछ भी हो सकता है। अब ये होगी एक प्रेजेंट सीन, ये एक्स का नाम ध्यान रखना ना, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। अब आज से 5 साल जब आगे जाएंगे हम, तो एक बात बताओ ना, 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर मतलब 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद उस आदमी की एज कितनी होगी, मैन उस आदमी की एज कितनी होगी बताओ, 45 + 5 होगी, दैट इज 50। और दोनों बच्चों का एज का सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स क्या होगा, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स हो जाएगा यहाँ पर, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स हो जाएगा, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स हो जाएगा x मतलब 15 + 5 कर दूं चलेगा क्या, नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि दोनों बच्चों के एज का जो सम है 5 साल जब आगे बढ़ाओगे तो +5 2 बार आएगा। तो आज से 5 साल बाद दोनों बच्चों के एज का सम हो जाएगा 25, 15 से 25 हो जाएगा, याद रखना। अब बताइए, कॉमन सेंस है यहाँ पर कि आज से 5 साल बाद उस आदमी का एज है 50, उस बंदे का एज है 50 और दोनों बच्चों के एज का समय 25, तो 50 और 25 में क्या रिलेशन है भाई, 50 और 25 में क्या रिलेशन है, 50 है उस आदमी का एज, कब, आज से 5 साल बाद, और 25 है उन दोनों बच्चों के एज का सम आज से 5 साल बाद। कितना है भैया, ट्वाइस है, ये ट्वाइस दुगुना है। और अगर ये ट्वाइस है तो ये कंडीशन यहाँ बहुत आसानी से सेटिस्फाई हो जाती है। आप इस तरीके से आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। पहला ऑप्शन अगर यही चेक करते हो, यही सही निकल जाता है तो ठीक है, पहला ऑप्शन कोई और चेक करते हो थोड़ा गलत निकलेगा, पता चल जाएगा ट्वाइस नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसको काट के दूसरा ऑप्शन, अगला ऑप्शन चेक करोगे, बट फिर भी 1 मिनट में हो जाता है। बहुत सरल है ये, आप इसको पूरा सॉल्व करने के बजाय इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है इस तरीके से, देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन लिखा है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट। पहली बात तो एक नंबर है, 3 डिजिट वाला नंबर है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ विच द मिडिल वन इज 0, मतलब 3 डिजिट वाला नंबर का बीच वाला नंबर 0 है। तो मैं पहले तो ऑप्शन में ढूंढूं ज़रा कि कौन सा ऐसा नंबर है भाई जिसके बीच वाला नंबर 0 है। देखो यहाँ पर है ऑप्शन ए में, ये दूसरा भी है, ऑप्शन बी में भी मैं चलो डाल दिया ताकि आप थोड़ा फंसे रहें, तीसरे में भी डाल दिया, चलो एक नॉन ऑफ दिस कर देता हूँ। तो अब आपको समझ में आया कि सर यहाँ तो पहले वाली सिचुएशन से आंसर डिसाइड नहीं हो पाएगा। हाँ, 4 ऑप्शन में केवल और केवल एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसका बीच वाला नंबर 0 है, तो हम उसको आंसर बना देते। फिलहाल मैं ऑप्शन ए को लेके चलूँ, बीच वाला नंबर 0 है, तो ये कंडीशन को तो क्लियर कर लिया है। अगर ये और आगे की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब हम किसी और ऑप्शन पे नज़र मारेंगे, अदरवाइज हम इसको पहले लेके चलते हैं। 306 वही नंबर है जो हम चाहते हैं। एक और बात लिखी गई इसमें, पहला बात तो ये लिखा गया था, द नंबर कंसिस्ट ऑफ द 3 डिजिट ऑफ विच द मिडिल वन इज 0। ओके, ये इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा लिखा है, द सम ऑफ द अदर डिजिट इज 9। ओ अदर डिजिट मतलब ये 3 और ये 6, 3 और 6 इनका सम 9 है। तो मुझे तो बहुत भरोसा हो गया कि यही आंसर बनने वाला है, लेकिन ना ना ना, इतना हड़बड़ी नहीं।
भाई ऑप्शन बी में भी तो ऐसा है ना कि बीच वाला नंबर 0 है और पहला और तीसरे का सम 9 है, तो कंपटीशन में तो ऑप्शन बी भी बना हुआ है। सी हाँ बेचारा यहाँ से रिजेक्ट हो गया है कि ये बोल रहा है कि भाई मैं पहला और आखिरी नंबर का सम 9 नहीं है मेरे पास, तो ये तो रिजेक्ट हो गया है। अब आगे बढ़े और सिचुएशन पे आते हैं। आगे सिचुएशन ये है, लिखा है कि द इंटरचेंजिंग और इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट। अगर फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो देखो क्या था, 306 था हमारे पास पहला नंबर, अगर इंटरचेंज करें तो क्या बनेगा, ये 603 बन जाएगा। क्या ये 603 जो है क्वेश्चन में लिखा है ऑन इंटरचेंजिंग द नंबर्स, अगर हम नंबर इंटरचेंज करें फर्स्ट और थर्ड नंबर को ना, बीच वाले को वही रखना है, तो नया नंबर जो है पुराने वाले से देन द नंबर बिकम्स मोर 297 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल नंबर। तो क्या ये डिफरेंस देख लो, क्या ये 297 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 603 में से माइनस करोगे 306, तो क्या 297 का डिफरेंस है। हाँ सर बिल्कुल 297 का डिफरेंस है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी रिजेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी को आप चेक कर सकते हो, उल्टा करने से तो नंबर बल्कि छोटा हो जाएगा। यहाँ पर सही नंबर आ रहा है, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, तो आज के वीडियो में, इस वीडियो में हमने स्टूडेंट्स पूरे 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के बारे में बात किया है, और अगले वीडियो में हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को लेकर के। थैंक यू सो मच।